हिंदुस्तान के वजीर आजम बहुत बातें करते, लंबी लंबी छोड़ते, लंबी लंबी, इतना लंबा डालते कि एक बार सऊदी अरब गए तो सऊदी अरब में यकीनन वहां की हुकूमत हमारे वजीर आजम है, उनको सिविलियन अवार्ड दिया सऊदी हुकूमत ने। फिर सऊदी हुकूमत ने उनको ले जाकर अपनी पुरानी एक तोप दिखाई। वजीर आजम हर चीज को बड़ी गौर से देखते, आप देखो ऐसा करीब से देखते, ऐनक उतार के यूं, बहरहाल गहरा मुताला करते हर चीज का, बड़ी गहरा मुताला करते। तोप के अतराफ फिरे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर उस सऊदी से पूछे, भाई साहब, बोले ये तोप कितनी पुरानी है? बोला बहुत पुरानी है। फिर उससे पूछे, भाई साहब ये तोप कितना फेंकती? तो सऊदी शेख को मालूम था, वो बोला वल्लाही तुमसे कम फेंकती। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पुलिस वाले केस तो नहीं बुक करेंगे, क्योंकि नोटिस दिए मैं वजीर आजम के खिलाफ बोला। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पुलिस हमारे साहिब चले गए क्या? दिल पे मत लो, दिल पे मत लो। उन्होंने वजीर आजम है, कल नहीं रहेंगे, आप तो रहेंगे, मैं भी रहूंगा। मैं तो नहीं जाने वाला हूं, जब तक जिंदा हूं जीतता रहूंगा, आता रहूंगा। तुम नोटिस देना मेरे को, नो प्रॉब्लम। मगर वजीर आजम तो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी मां और बहनें दिखाएंगी उनको घर का रास्ता, इंशाअल्लाह ताला। नोटिस दिए, नोटिस दिए, क्या बात है? कल मोदी आए तो नोटिस देंगे? नहीं देंगे, हाथ कांपेंगे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे आए तो वही दूर से भाग जाएंगे, नहीं 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 नहीं। कांग्रेस के लीडर आए तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं। ओवैसी आए तो बोलेंगे नहीं, इसको तो देना है, छोड़ेंगे नहीं। तो याद रखो, तुम मुझे नहीं छोड़ना, मैं भी तुमको नहीं छोड़ने वाला हूं। मोहब्बत से कह रहा हूं, गुस्से में नहीं कह रहा हूं। अपन दोनों भाई भाई है, आपका हमारा ससुराली रिश्ता है। हमको जेल में डाले तो हमारे घर में बोलते जाओ तुम्हारे ससुराल को पकड़ लो। हम जेल को जाने तैयार हैं, अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए मरने को तैयार हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला जालिमों के सामने ना हम सर को झुकाएंगे, ना हम कमजोरी के मजारे करेंगे। हम शरीयत पर अमल करेंगे, शरीयत को अपनाएंगे। जिंदा थे, जिंदा कौम है और जिंदा रहने की मिसालें देंगे जालिमों के सामने। मोदी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो बोलते थे मैं पाकिस्तान को बिरयानी नहीं खिलाऊंगा। हम भी बोले अच्छा है, नहीं खिलाना चाहिए, हमारे को खिलाओ। तो मोदी साहब नहीं मालूम था, अफगानिस्तान से उड़े, नीचे देखे कि नवाज शरीफ के घर में बिरयानी पकड़ी, उतर गए वहां। उन्हें बुलाया भी नहीं, यूं चले गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, चले गए। एक कहावत है, उनके ऊपर नहीं है, मैं अब्दुल्ला हूं। क्या हुआ? नवाज शरीफ में शराफत नहीं थी, उन्हें शरीर था। हमारे एयरफोर्स के बेस पर हमला करा दिया, हमारे आर्मी बेसिस पर हमला हो रहा है, हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं। मगर मोदी साहब अपनी बात, पेट्रोल की कीमत आसमान पर, डीजल की कीमत आसमान पर। अब नहीं मालूम, ये जो ईरान का न्यूक्लियर डील से ट्रंप निकल गए तो हो सकता है कि और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो। मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते, जहां भी फॉरेन जाते, जो मिला लपट लेते, लपट। ऐसा दिखता कि ईदगाह को आ गए, रमजान की ईद है, बकरी ईद में गले मिल रहे सबसे, क्रम से मिल रहे, छोड़ नहीं गए उसको। गाड़ी में बैठ रहे तो पहले फिर लपेट रहे, बैठ के गुजर के फिर लपेट। कब तक लपेटते बाबा? अब आपको लपेटना है, मोदी को, सिद्धारामैया को अच्छा लपटो। 12 तारीख को ऐसा लपटो कि इनको लपटने का सही माने मालूम हो जाना। और मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरे को अपने सीने से लगा लो।
मैं तुम्हारा एक दीवाना भाई हूं भाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं। यकीन मानो अल्लाह मेरे को बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ मोहताज हूं किस चीज का कि मैं नाइंसाफी को नहीं देख सकता, मैं मजलूम के आंखों में बहते हुए आंसू को नहीं देख सकता। मेरी कोशिश यही है कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा, लिबर्टी के लिए लड़ता रहूंगा, फ्रेटर्निटी के लिए लड़ता रहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो राइट्स दिए गए उसके लिए लड़ता रहूंगा। ये हमारी लड़ाई होनी चाहिए। अब तो कोई मजदूर बोल दिया कि ताजमहल तेजू मंदिर था और आपके अब्बा बनाए थे मालूम हमारा। फिर कोई बोल दिया कि नहीं ये पूरे 17 करोड़ मुसलमानों को निकाल के फेंक देना बाहर। भाई साहब ये 17 करोड़ है, आप उत्तर प्रदेश के गायों को संभाल नहीं सक रहे, ये 17 करोड़ को आप कहां भी जाएंगे? हम नहीं जाने वाले। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और अगर मैं बदतमीजी कर रहा हूं तो मुझे माफ कर दे सदर साहब, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। मैं बार बार कहता हूं हिंदुस्तान से चले जाओ, वहां चले जाओ। अरे क्यों जाएंगे भाई? हमारे अब्बा, आपके अब्बा, सारों के अब्बा, मोदी के अब्बा हजरत आदम, हमारे अब्बा जब दुनिया में आए तो कहा है हिंदुस्तान को आए, तो हिंदुस्तान को आए तो अब्बा का मुल्क है, ये बाप की जागीर है। तुम अम्मा का बोलो, हम बाप का बोलेंगे। नहीं 17 करोड़ को भिजा देना, छोटे बच्चे हैं हम लोग, भूल जाओ ये। अच्छा हमारे फजीलतुल शेख हजरत मोदी कानून बनाए, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि कानून इसकी जरूरत नहीं है, कानून ये बनाइए कि हिंदुस्तान में 23 लाख ऐसे शादीशुदा खवातीन हैं जिसमें से 22 लाख हमारी हिंदू बहनें हैं जो अपने शादी के बाद अपने शौहरों के साथ नहीं रहती हैं, उनसे इंसाफ करो। पार्लियामेंट में कहा, फजीलतुल शेख बैठे हुए थे, कान में से लगा के सुन रहे थे, पूरे सुनते हैं क्योंकि भड़काऊ भाषण क्या बोल देगा नहीं मालूम। मैंने भी थोड़ा सीखा सियासत सालार से, मैंने कहा मैडम कानून ऐसा बनाइए कि हमारी गुजरात की भाभी को भी इंसाफ। गुजरात की भाभी की फिक्र ही नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी भाभी को अल्लाह जल्दी सेहत दे दे। उनकी टक्कर हुई, इतनी सेहत अल्लाह उनको दे दे कि वो अपने घर में जाकर रहे। कौन सा घर? दिल्ली का घर। हमारे वजीर आजम कानून बनाना चाह रहे। क्या कानून है कि मुसलमान, सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि ट्रिपल तलाक होती नहीं, ठीक है। सेक्शन 3 ये बोल रहा कि ट्रिपल तलाक नहीं होती, फिर सेक्शन 4 में बोल रहे उसको जेल को भिजाना, और जेल को भिजाने के बाद ये कानून इस तरह बनाना चाह रहे हैं कि मुसलमान जेल में बैठकर अपनी बीवी को अलाउंस देगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम आप दिल्ली में बैठ के कुछ नहीं करें, वो बदमाश जेल में बैठ के देखेगा। कोई बाहर रह के नहीं कर रहा तो जेल में बैठ के करेगा। मैं एक जगह कहीं पर बचपने में एक कहानी पढ़ा था। एक बहुत बड़े बादशाह थे, बादशाह सलामत जब निकलते थे तो उनके पास एक दो पढ़े लिखे लोग थे, उनसे पूछते बारिश होगी आज, तो बेचारे वो देख के बोलते थे बादशाह 50% चांस है बारिश होने का। तो बादशाह जो उसके लिहाज से उस दिन सुने नहीं, नरम कपड़े पहन के चले गए। खूब बारिश हुई, बादशाह भीग गए। तो बादशाह आगे क्या देखे, एक आदमी आ रहा गधे पे बैठ के, हाथ में छतरी है। बादशाह बोले मेरे पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इसको कैसा मालूम कि बारिश हो रही है, छतरी लेके आ रहा। बादशाह बोले बुलाओ उसको। उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया बताओ भाई तेरे को कैसे मालूम कि बारिश हो रही? डर गया उन्हें बादशाह को देख के। बोला नहीं बोलो तुम। बोला बादशाह बोला मेरे को समझ नहीं आया था, बादल देख के इसलिए मैं छतरी लेके आ गया। तो बादशाह बोला ठीक है, कल से इसको नौकरी पर रखो, पढ़े लिखे लोगों को निकाल दो। और फिर बादशाह बोले अगर तेरा
तू सच्चा नहीं साबित हुआ तो फिर तेरे को सजा। उन्हें हाथ जोड़ के बोला, सरकार सच्चाई ये है कि ये जो गधा मेरे पास है, जब इसके कान खड़े हो जाते मैं समझता हूं बारिश हो रही, इसलिए छतरी लेके निकला। हमारे मुल्क में भी ऐसी हो रहा, गधों के हाथ में आ गया पूरा मामला, वैसे हो गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे, जब नौकरियों का सवाल किया गया वजीर आजम से तो बोले, आपके टीवी ऑफिस के सामने जो पकोड़े की बंडी है, क्या वो नौकरी नहीं है? वाह वाह, क्या पकोड़ा पॉलिटिक्स है। यानी आप देखिए, बेचारा बंडी को रोड पे लाने से पहले 3-4 घंटे वो अपनी बीवी के साथ पूरा मसाला बनाता। और अगर कोई पकोड़ा बेचकर रोजगार कमा रहा है तो मोदी साहब उसमें आपका क्या रोल है? अब बचे 7 मिनट, अब 7 मिनट मित्रों के नाम पे। मित्रों आए थे 2014 में, आकर बोले, भाइयों बहनों, कल्पना गिरी मर्डर तुम्हें सॉल्व कर दिया। कहा कल्पना गिरी का मर्डर सॉल्व हुआ नाराजी पार्टी। कल्पना गिरी का मर्डर सॉल्व नहीं हुआ, मित्रों खाली बोले, वोट लेके भाग गए। कल्पना गिरी का मर्डर सॉल्व नहीं हुआ। अब फिर आप देख लो कौन सा वादा। अच्छा को एक जोक बनाए, लतीफा है, एक मेरे पे केस नहीं बुक करना पुलिस वाले भड़काओ भाषण का जोक है, ओनली जोक। तो एक साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट था, नाराजी पाटिल के साथ साइंटिस्ट था उन्हें। तो साइंटिस्ट के घर में घड़ियाल रखी थी, घड़ियाल। लोग जाके बोले, इतने घड़ियाल क्यों है तुम्हारे पास? तो बोले, जो झूठ बोलता ना उसकी घड़ी चलती। एक कांग्रेस की घड़ी थी, राष्ट्रवादी की थी, शिवसेना की थी, बीजेपी की भी। तो जाके कांग्रेस की घड़ी को देखा, ओवैसी की घड़ी को भी देखा, सब देखा। फिर आप जैसा घड़ी चलती तो उन्हें बोलता लाइट आ रही। मैंने अगर झूठ बोले छोटा बल्ब जलता है। उन्हें देखने वाला जाके बोलता, नाराजी पाटिल, ये तुम्हारे घर में सबकी घड़ी है, मोदी की घड़ी कहां है? नाराजी पाटिल बोले, वो घड़ी से मेरा पंखा चलता, चल के देख, वो घड़ी से पंखा चलता है। तो मोदी साहब बोले जा रहे, हर जुमला बोलते, मैं ऐसा कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं ये कर दिया। अरे अल्लाह का शुक्र है, यूं ताजमहल नहीं बनाया, कुतुब मीनार नहीं बनाया, तो बोलते नहीं बनाया। कल्पना गिरी का बेचारी औरत का बोले मर्डर सॉल्व करूंगा, कुछ नहीं हुआ। हर जगह हमारे वजीर आजम जाते, लंबा भाषण देके आ जाते, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे भाई, पहचानो इन लोगों को, ये कुछ करने वाले नहीं है। 500,000 ले लेके भाग गए। नोटबंदी गरीब के परेशान करके छोड़ दिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम किसी को खुश नहीं कर रहे, इनके पास कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं है। और बार बार ये बोलना कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वो करूंगा, कुछ नहीं करने वाले इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान के वजीर आजम सिर्फ लंबी लंबी छोड़ देते। वहां सऊदी अरब गए, रियाद में जाके एक तोप को देखे, लंबी तोप थी, बड़ी गौर से देख के हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां कहीं भी गए, गौर से कहीं कैसा लगा के देखे। वो तोप को देख के बोले, बहुत पुरानी है क्या? उन्हें बोला, हाँ हमारे अब्बा दादा की। फिर बोले, कितना लंबा फेंकती? उन्हें बोला, खुदा की कसम अल्लाह तुमसे कम फेंक। जो देखो लंबा लंबा, बोले कर देते, मैं ये कर देता हूँ, खर्चा माफ कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर। अरे कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ तो करो आप। मगर कुछ नहीं करेंगे। हद तो ये हो गई मेरी भाई, एक मासूम 21 साल की बच्ची गुलमहर जिसका नाम है, जिसके वालिद ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल में, उस बच्ची के खिलाफ बीजेपी और मोदी के चाहने वाले उसके खिलाफ क्या क्या बातें नहीं करते। क्या एक बच्ची को अपने जहन, अपनी सोच को सामने रखने की आजादी नहीं है?
हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल हिंदुस्तान के वजीर आजम की क़ियादत में बन रहा। मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क बहुत ताकतवर है, ये मुल्क बहुत ताकतवर रहेगा। इस मुल्क में हजारों ओवैसी और मोदी आएंगे, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होने वाला है। अब हिंदुस्तान के वजीर आजम ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक, मोदी साहब खुदा के लिए हमारे पीछे मत पड़ो आप। अगर आप हमारे पीछे पड़ेंगे, हम आपके पीछे पड़ेंगे। अगर आप बोलेंगे मेरी बीवी कहां है, मैं बोलूंगा आपकी कहां। मत करो आप, ये अच्छा नहीं है। पर्सनल मत कर लो इसको आप। ट्रिपल तलाक का मामला हमारा मामला। फिक़े हनफिया के बारे में क्या मालूम आपको? फतावे आलमगीरिया में क्या लिखा है आपको क्या मालूम? फिक़्ह की किताब हिदाया में क्या लिखा है आपको क्या मालूम? मगर सिर्फ मुस्लिम औरतों की बात अगर आप करते हैं तो एहसान जाफरी की बेवा से भी इंसाफ कर लो, नजीब की मां से भी इंसाफ कर लो, सबसे इंसाफ करके बताओ। मगर वहां पर कुछ नहीं कर पाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुआ करो कि अल्लाह मजलिस को उत्तर प्रदेश में भी कामयाबी से हमकिनार कर दे। दुआ कर दो मेरे भाई के लातूर में हम एक नई तारीख को रकम कर सके। डरने की जरूरत नहीं है। 51 जिला परिषद की सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा की, एक मुसलमान को नहीं दिए। 370 पर मोदी टिकट दिए उत्तर प्रदेश में, एक मुसलमान को नहीं दिए। तो कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। जिला परिषद के इलेक्शन में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं कांग्रेस का, और उत्तर प्रदेश के 370 में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। मगर इन दोनों को अगर नफरत है तो मजलिस से है, इल्जाम लगाएंगे मुझ पर। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी मेरी तकरीर सिर्फ 30% हुई है। दोबारा फिर आऊंगा, इलेक्शन जब होगा उसमें 50% बोलूंगा। आइंदा 50% जो होगा वो अकबर आके मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मजलिस का साथ देंगे इंशाअल्लाह। क्या बंडाराव जी पाटिल को मजबूत और कामयाब करेंगे? क्या आप पूरे मिलकर हमारा साथ देंगे? क्या बंगर समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज एक हो जाएगा? मेरे भाई एक हो जाओ, खुदा के लिए एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जरूरत नहीं हमको इन तमाम सियासी पार्टियों से ना डरने की, बल्कि अल्लाह ने हमको ताकत दी है। अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा रखो और अल्लाह पर तवक्कल करो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। फिर आऊंगा, आधी बात मुकम्मल करूंगा। शुक्रिया। खुदा इसके बाद शुक्रिया के लिए चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ हमने शारदा एक्ट बनाया। शारदा एक्ट हमने बनाया, मगर हिंदुस्तान टाइम्स का 2 दिन पुराना एडिटोरियल उठाकर पढ़िए। हिंदुस्तान टाइम्स कोट कर रहा है कि आज भी मुल्क में 27% चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। कानून तो हम बना दिए, और फिर यह कानून कैसा है चाइल्ड मैरिज का? अगर शादी हो जाती है तो उसको वॉइड नहीं होती जब तक कि बच्ची जाकर शिकायत नहीं करती। कानून है, कानून यह भी है, डेटा यह भी है कि 1 करोड़ गैर मुस्लिम बच्चों की चाइल्ड मैरिज हुई है। हिंदुस्तान के वजीर आजम इस पर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, और फिर बोल दिए कहीं तकरीर में कि सास के ऊपर जिम्मेदारी है बच्ची की तालीम की। वाह वजीर आजम, सास की जब बात करे तो फिर सास कहां है? कहां है सास? अब ज्यादा बोलूंगा तो उन्हें रोक लेंगे, मेरे को यरवाड़ा जेल को भिजाएंगे। आप समझो इशारों में बात कर रहा हूं, सास की बात कर रहे। और फिर वजीर आजम आप बोल रहे कि जेल में बैठकर वो जालिम जो अगर वाकई में ट्रिपल तलाक दिया, जो समाजी बायकॉट का मुस्तहिक है, वो जेल में बैठकर अपनी बीवी को पैसा देगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम कोई दिल्ली में बैठकर गुजरात की अपनी बीवी को, अपनी भाभी को कुछ नहीं दे रहा, तो जेल में बैठने वाला क्या देगा? नहीं मालूम मेरे को कौन है, आपको मालूम।
क्योंकि नोटिस भेजिए मेरे को, मगर भाभी का इंसाफ भी करना है। मैं भाभी से कह रहा हूं, भाभी हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम पूरे आपके साथ हैं। आपको भी हक मिलना चाहिए, और ऐसा हक मिलना चाहिए कि हर भाभी अपने शौहर के साथ रहे। आप ये कानून बना दिए, ये पूरे कानून है, मगर इसका इतलाक क्या सोसाइटी में, क्या माशरे में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। यकीनन कोई बोलेगा अरे ये देखो ये कानून नहीं बनाना। मेरे कानून बनाओ भाई, मगर जो सोसाइटी के ईवल्स हैं, जो माशरे की बुराइयां हैं, वो इंसानों को बदलने से पैदा होती हैं। जब इंसान नहीं बदल रहा, खास तौर से मर्द नहीं बदल रहा, तो क्या करेंगे फिर आप? एक नौजवान पूना से मोटरसाइकिल पर बैठता है और बैठकर औरंगाबाद 3 घंटे में आ जाता। कौन सी मोटरसाइकिल है भाई ये? वो मोटरसाइकिल का नाम क्या मोडी बाइक है क्या? बैठे कि 3 घंटे में वैसा बैठा, उन्हें पूना में औरंगाबाद में निकल गया 3 घंटे में। मैं पुलिस वालों से जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे, मेरे को भी एक मोटरसाइकिल दिला दो ऐसी, मैं भी खरीदना चाहता हूं वो मोटरसाइकिल को। 3 घंटे में पूना से औरंगाबाद हिमायत बेग पहुंच गया। रास्ते में जितने टोल है सबके ऊपर वीडियो कैमरा, एक भी वीडियो कैमरे में उसकी फोटो नहीं है। क्या हिमायत बेग जिन है? बोल के निकल गया ऐसा उन्हें। आपका कैमरा भी कैच नहीं करा। कौन जिम्मेदार है इसका? चीफ मिनिस्टर साहब। क्या महाराष्ट्र की असेंबली में किसने पूछा इस बच्चे के बारे में? क्या महाराष्ट्र की असेंबली में और महाराष्ट्र की ऐवान में यह सवालात की गूंज उठी? नहीं उठी, अब उठेगी इंशाअल्लाह ताला। अब उठेगी, आवाज गूंजेगी, मजलूमों के हक का मुतालबा करेगी मजलिस महाराष्ट्र के असेंबली के ऐवानों में इंशाअल्लाह ताला। हमको इख्तिदार की चौखटों पर बैठने से मतलब नहीं है। मुझे कोई मिनिस्ट्री का इंशाअल्लाह शौक था न रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह इस जिस्म में हयात को बाकी रखेगा, मैं एक सिपाही की तरह तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा और इसी तरह इस दुनिया से चला जाऊंगा। मुझे याद रखो नौजवानों, मुझे तुम्हारा जनरल बनने का शौक नहीं है, मुझे तुम्हारा लीडर बनने का शौक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ठहरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ ठहर कर तुम्हारी आंख से जो नाइंसाफी जो तुमसे की जा रही है, उसके बहते हुए आंसुओं को समझना चाहता हूं। अगर दुनिया तुम्हारा साथ दे या ना दे, कम से कम मजलिस तुम्हारा हाथ तो पकड़ेगी, कम से कम मजलिस तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू को तो पहुंचेगी, मजलिस कम से कम लड़ेगी इन जालिमों से। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तुम्हारे दरमियान में ठहरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे आगे नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। मैं तुमको आगे देखना चाहता हूं। मैं हमारे घरों में चिराग देखना चाहता हूं। प्यारे, बहुत तकलीफ दे जवाब है तुम्हारे लिए, मगर मैं मजे ले लेके बोलता हूं, बहुत मजे ले लेके बोलता हूं और बोल के ही रहूंगा इंशाअल्लाह। वो क्या है? हमारे अब्बा, आपके अब्बा, दुनिया के अब्बा, पूरी कायनात के डैडी, पूरी दुनिया के पप्पा, हजरत आदम। जब दुनिया में आए पप्पा, जब दुनिया में आए डैडी, जब दुनिया में आए अब्बू, तो पहले कदम कहां रखे? भारत में रखे। तो ये जमीन किसकी हुई? बाप की जमीन हुई, डैडी की जमीन हुई, पप्पा की जमीन हुई। जब
डैडी की, पप्पा की, अब्बू की जमीन हो गई तो मैं अब्बू का बेटा, ये अब्बू की बेटी की जमीन हो गई। तो वफादारी बेटा बेटी नहीं दिखाते, जो बाप को नहीं मानते उनको दिखाना है वफादारी। समझे आप? अब्बा आए थे नहीं आए थे, मैं नहीं बोला, ये हमारे बुजुर्ग बोले, उनको जाके पकड़ो, मेरे पे केस नहीं बुक करना। हर कोई केस बुक कर रहा मेरे पे। इन्हों बोले ऐसा, अरे क्या बात है, तो अब्बा की जमीन, वफादारी की जरूरत ही नहीं है हमारे को। हमारे जमीन है, हमारी खूबसूरती है। और जब संविधान जब बना पहली मर्तबा कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना मेरे भाई, उसकी किताब पर अंबेडकर बाबा साहिब की साइन है, नेहरू की साइन, राजेंद्र प्रसाद की साइन, सबकी साइन थी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में संविधान को बनाया। उस किताब को जाके पार्लियामेंट में मैं देखा, उस किताब के सफे, शुरुआत के सफे पर राम की फोटो है, फिर बाद में टीपू की फोटो है, टीपू सुल्तान की, अकबर की, बादशाह अकबर की फोटो है, झांसी की रानी की फोटो है। ये क्यों डाले हमारे बुजुर्ग? इसलिए डाले कि इस देश को मालूम होना चाहिए कि इस देश में राम के मानने वाले भी है, टीपू सुल्तान शहीद को बहादुर मानने वाले भी है, झांसी की रानी को मानने वाले भी है, और अकबर बादशाह भी इस मुल्क के तारीख का हिस्सा। ये खूबसूरती है भारत की, जो वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम इस भारत की खूबसूरती को खराब करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये CAA की लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे ना? खाली हाथा नहीं उठाना, सोच लो, सोच के हाथ उठाओ। तुमला भी सोच लिए, बस अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने व्हाट्सएप पर एक जोक बना के डाल दिया कि अगर वजीर आजम भाइयों बहनों बोलेंगे तो 2000 चले गए, मित्रों बोलेंगे तो कुछ और चला गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने एक लंबी तकरीर की, बड़ी बोरिंग तकरीर की, बोले जा रहे थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम बड़ा दूर तक फेंकते होंगे, लंबी छोड़ देते। कोई एक लतीफा बनाए, हिंदुस्तान के वजीर आजम सऊदी अरब गए थे, तो जहां कहीं फॉरेन ट्रिप में वजीर आजम जाते, आप देखते होंगे बड़े घूर से देखते, कोई भी चीज ऐसा नीचे से लेके ऊपर तक देखते हो, एक चीज को ऐसा दिखता है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट देख रहा है कैसा बना। तो खैर वजीर आजम सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब में वजीर आजम स्टाइलिश है हमारे, बुरा तो नहीं मानेंगे बीजेपी वाले, मैं स्टाइलिश बोल रहा हूँ, फैशनेबल भी है। तो वजीर आजम रियाद में एक तोप को देखे, तोप को आगे पीछे राउंड मारे, उसके देखकर फिर एक सऊदी शेख खड़ा हुआ था, उससे पूछे ये कितना दूर फेंकती? वो सऊदी शेख मुंबई को आ चुका था, वो दिल्ली दरबार में बड़े का गोश्त खा के गया था शायद। तो वो देख के बोला, प्राइम मिनिस्टर को देखा, वल्लाही तुमसे कम फेंकते। क्या विजडम है फजलतुल शेख का, क्या कानून बना रहे, दुनिया में कोई नहीं बना सकते इनके साथ कानून। अब तो बोल रहे कि लोग बोले नौकरियां नहीं है, तो बोले पकौड़ा बेचो, मंडी पे जाओ पकौड़ा बेचो। वजीर आजम पकौड़ा बेचने वाला नौकरी नहीं है, आप पकौड़े की सरकार चला रहे हैं, ये बात जरूर कहूंगा। मेरे भाई ये कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल को भिजा दो। मकसद क्या है कि कोई भी कंप्लेन कर सकता और मुसलमान जेल को चला गया, हमारी बहन कोर्ट पे आई। क्रिमिनल केस में मैं बार बार कह रहा हूं, क्रिमिनल केस में औरत कैसे प्रूफ करेगी, कौन उसकी ताईद में विटनेस आएगा? मगर कोई नहीं, कानून बनाना है, कानून बनाना है।
मकसद क्या है कि हमारी शरीयत में मुदाखलत करना। आज तलाक़ बिदअत है तो कल तलाक़ हसन को लेकर आओ। फिर उसके बाद हमारे शिया बरादरी में सेगा है, उसको खत्म कर दो। अगर कोई ये समझ रहा है कि नहीं आज हनफियों को तकलीफ हो रही है तो कल अहले हदीस, उसके बाद शिया। क्योंकि पैराग्राफ 77 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मोदी की तरफ से उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पूरे तलाक को निकाल दो। शरीयत में मुदाखलत यहां पर, और फौरन उसके बाद कहना कि मस्जिद को छोड़ दो, मस्जिद को छोड़ दो, क्या होगा, अमन पैदा हो जाएगा। मेरे भाई, इन लोगों से होशियार रहिए जो सिर्फ अपने सियासी आकाओं की इशारों पर, नहीं मालूम उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, नाच रहे हैं। और फिर ये बोलना है कि नहीं पर्सनल लॉ बोर्ड की उम्र हो गई। हजरत, आईसिस की ताईद में फतवा हमने दिया था, आपने दिया था। जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, याद रखो आप। आईसिस के ताईद में फतवा किसने दिया था? मिस्टर मोदी, आप जिसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, इन्होंने आईसिस के खिलाफ ताईद में फतवा दिया था, और यही आईसिस जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया। बताओ क्या ये बात सच नहीं है? आप कहते हैं पर्सनल लॉ की बोर्ड की उम्र खत्म हो गई। नहीं खत्म होगी पर्सनल लॉ बोर्ड। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, बोर्ड जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला, रहेगा बोर्ड जिंदा रहेगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता अगर मैं भी निकल जाऊंगा तो तुम मेरी भी मुखालिफत करना, मगर पर्सनल लॉ बोर्ड को बचा के रखना। याद रखो हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये मुसलमानों की पहचान है, ताकत है, शनाख्त है, इत्तेहाद का एक मरकज है, और इसको मजबूत करना हम तमाम का दीनी फरीज़ा है। कोई अगर आकर बोलेगा पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, बोलना भाग यहां से। ये शैतान के एजेंट है ये तमाम के तमाम। अब मजे की बात सुना रहा हूं। 10 मिनट में तकलीफ खत्म करना है। मैं शुक्रगुजार हूं पुलिस का, मगर 10 मिनट काफी है। निजामाबाद में तो 15 मिनट की बात हुई थी, 10 मिनट की बात कर रहा हूं। पूरे बिहार में मिस्टर मोदी, पूरे बिहार में 3000 शादियां हुई है बिहार में। मुफ्ती गयास बैठे हुए, पूरे बिहार में 3000 ऐसे शादियां हुई है कि दूल्हे को किडनैप करा के शादी की, गन सर को लगा दिए। उसको बिहार में क्या बोलते हैं उसको? पकड़वा शादी। पकड़वा शादी। मिस्टर मोदी, पकड़वा को पकड़ेंगे या छोड़ेंगे, आप बताओ। पूरे बिहार में 3000 बच्चों को पकड़ के उनकी शादी कराई थी। उसको बिहार में पकड़वा बोलते, जबरी शादी। एक वीडियो में देख के आ रहा हूं, इंजीनियर बच्चा है, रो रहा हूं, भिचकियां लेके रो रहा, भिचकियां रो रहा, किसको मार कर रो रहा। तो पीछे से एक बोला, क्यों रो रहा, तेरी शादी तो हो रही है। क्या पकड़वा पर कुछ रोक लगाएंगे आप? बिहार में तो आपकी सरकार है ना। पकड़वा और जबरी शादी, 3000 नौजवान बच्चों की किडनैप के जरिए शादी हो गई। अब मैं मिस्टर मोदी से पूछ रहा हूं, वो शादी लीगल है या वैध है, बताओ। अब उन्हें अपनी बीवी से हम बिस्तरी करा तो लीगल है या जिना है, मेरे को बताओ। उन्हें अपनी जोरू को हाथ लगाया तो असाल्ट है या जायज है, बताओ मेरे को। क्या वो रेप है या नहीं है, बताओ उनको। जब बंदूक की नाली पर 3000 बिहार में शादियां हुई है, तो क्या रेप मर्द का हो रहा है? किसका रेप हो रहा है? ये तो मर्द का रेप हो रहा है ना। किसका रेप हो रहा, बताओ। अब नहीं बोलेंगे।
एक साहब आके बोले, साहब ये बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा है। मैं बोला कौन पहुंचे हुए? मैं पहुंचा हुआ, मेरे से पहुंचा हुआ कौन है? मेरे पास हिजबुल बहर है, उनके पास क्या है बताओ? तो बोले साहब जरा एक बार मुलाकात करिए। बोला जाओ यार, एकदम दिमाग मत खराब करो। डॉक्टर पूरा अपनी कोशिश कर रहे, पूरी कौम दुआएं कर रही है, वो माँ और बहनें गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रही है, उनकी दुआ काफी है, ये डिस्को डांसर नहीं चाहिए मेरे को। बहरहाल उन्होंने आ गए वहां पर, आके बोले नहीं नहीं देखो मैं हूं। बोला तुम किधर? बोले जरा एक सुन लो मेरी बात को। मैं बोला आप चलो अब दारुल सलाम को आज सुन ही लेंगे। बोला बताइए क्या है? बोले ये इसको बन लो, कोई तुम्हारे को गोली मारा तो कुछ नहीं होता। मैं बोला ऐसी बात, जरा अंदर आओ। हमारे दारुल सलाम में किसी के पास एक सर्विस पिस्टल लाइसेंस था। बोला मियां है क्या? हो साहब आजकल तो रख के फिरना पड़ रहा। यूं फौरन मेला अच्छी निकालो जरा। फौरन मैं क्या किया? मेला बाबा आपको बनता है, लो अब मार इसको गोली, अब बताएंगे। बाबा बोला ये क्या कर रहे हैं, मेरे की जान ले लेते। बोला टेस्टिंग टेस्टिंग, आप बच गए तो मैं पहनता हूं, तुम मर गए तो मैं कहीं को पहनूं। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब भाग, दिखना नहीं यहां पे फिर तू। बोले अरे तू सबसे बड़ा जादूगर है। अरे मैं गुरु घंटाल हूं। बोला भाग यहां से, अच्छों के जादू उतार दिया, तू मेरे से आके बोल रहा। ये बीजेपी का नाम लेकर डरा रहे हैं, तो मोदी जेडीएस का नाम लेकर डरा रहा है। ये अजीब है, ये राहु केतु दोनों ही। एक तरफ मोदी बोलते गौड़ा की तारीफ कर दी, एक दिन 24 घंटे नहीं हुए बोल दिया नहीं वोट मत दो उनको। फिर उसके बाद अब जाके उन्होंने फिर खिलाफ बोले। कांग्रेस पार्टी इनको वो वोट बोलती। ये आपका दुकान खोल के बैठे, बीजेपी कांग्रेस, ये लाला की दुकान दोनों खोल के बैठे हैं। और इनकी लाला की दुकान पे क्या होता मालूम आपको? इनके पास बीजेपी के मोदी के पास चले गए तो उन्होंने देख के तू मेरे कहीं आ गया, तू नेशनल इसलिए स्टैंप लेके सर्टिफिकेट लेके ला, गले में डाल ले। आप कांग्रेस के पास गए तो राहुल गांधी बोलते तुम मेरे पास आए लो, तुमको एक सर्टिफिकेट सेकुलरिज्म का तुम गले में डाल के फिरो। ये तुम्हारे सेकुलरिज्म की, तुम्हारे नेशनलिज्म की हमको जरूरत नहीं है। तुम बहुत सालों से दुकान चला रहे, तुम दुकान चला के सिर्फ अपना फायदा कर रहे, तुम लोगों का नुकसान कर रहे। अब तुम्हारी दुकान को बंद करना है, ये तुम्हारी लाला की दुकान बंद होना है। तुम कौन होते हैं सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले? तुम कौन होते हैं नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले? आप बताइए मेरे भाई। बीजेपी, मोदी आज बोले तकरीर में कि सुल्तान का नाम लिए मोदी। अरे वजीर आजम पूरा नाम लो, टीपू सुल्तान बोलो। नाम लेने भी पेट में दर्द हो रहा है इनको। क्यों दर्द हो रहा भाई? आप बोलो टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान तो दुनिया में नहीं है, वो शेर तो अपनी खबर में आराम से सो रहा है। मगर आप क्या कर रहे? आप तो हिंदुस्तान के तख्त पे बैठने वाले बादशाह हैं। आप सुल्तान की फिक्र मत करो। अगर सुल्तान की बात करना है मिस्टर मोदी, तो सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी है। अभी भी सुल्तान है, सारे छोड़ो। सिद्धरामैया क्या बोलते? जयंती मनाओ खाली। तो कुमारस्वामी क्या बोले? नहीं, जयंती भी मनाएंगे। और कुमारस्वामी ने आज ऐलान किया कि नॉर्थ कर्नाटका में मैं एक टीपू नाम की यूनिवर्सिटी बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये काम है ना? तो सिद्धरामैया और मोदी ये दोनों ओले जोले भाया हैं। इन्हों खाली जुमले, इन्हों एक बोलते, इन्हों एक बोलते, इन्हों आ बोलते, इन्हों बा बोलते। अरे नौकरी में होना, पढ़ाई होना, कॉलेज होना, बच्चों को पढ़ाना है। तो कुमारस्वामी ने कहा कि आप मेरे को पावर दो, मेरी पार्टी को कामयाब करो, हमारे भाई को कानवर शरीफ को कामयाब करो, तो मैं टीपू सुल्तान के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। ये काम होना, ये कंस्ट्रक्टिव काम होना।
और फिर आप देखिए ये बड़ी बड़ी बातें करते बेंगलुरु के बारे में, दोनों बोलते इन्हों लैपटॉप देंगे तो इन्हों बोले मैं उनको देता हूं। मोदी की हुकूमत है, इन्हों वादा किए मिस्टर मोदी के मैं 2 करोड़ नौकरियां देता हूं, मट्टी 10% भी नहीं दिया उसमें। तो सिद्धरामैया बोले मैं हर साल 20 लाख देता हूं। और फरवरी में न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ा, खुद सिद्धरामैया बोले कि 4 साल में मैं खाली 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दिया। ये कब तक झूठ बोलते रहेंगे आप? कब तक जुमलेबाजी दोनों मिलकर करेंगे? मेरे भाई याद रखिए, ये नेशनल पार्टी जब तक पावर में रहेंगी कर्नाटका की आवाम का, गरीबों का फायदा नहीं होगा। रीजनल पार्टी को लाना पड़ेगा, तभी जाकर इनका गुरूर, इनका तकब्बुर खत्म होगा। क्योंकि ये लोग यही समझ रहे कि हमारे को पूछने वाला नहीं है। सुनिए क्या है सर, 12 तारीख को वोट डाल के जिंदाबाद के नारे तक, अभी तुम अभी इससे ठहरो जरा। ये अपने लोगों को इसलिए थम्सअप के सब हुर निकल जाते फिर जाके सो जाते। 12 तारीख तक रोक के रखो, फिर 15 को अनवर शरीफ कामयाब है, मैं भी आता हूं जब नारे मारेंगे अपन इंशाअल्लाह। मगर उससे पहले अब सुनिए अब आप बात को, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि दोनों मिलकर बोलते फिरका परस्त, सेकुलरिज्म। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं भाई साहब, मैं बुरा, मैं गंदा, मैं खराब, चलो मान लिया। तुम दूध के दूल्हे, तुम राजा हरिश्चंद्र, मैं गुनाहगार, ठीक है मान लिया। कांग्रेस पार्टी ये बता दे कि और सिद्धरामैया बता दे क्यों नहीं सलमान खुर्शीद साहब को कर्नाटका के इलेक्शन में बुला रहे? कांग्रेस का हर बड़ा लीडर दिल्ली से आ रहा, तकरीर करके जा रहा, वही पुरानी कैसेट 50 साल की, कोई नई बात नहीं उसमें। हम सेकुलर, गंगा जमुनी, लिबरलिज्म, अरे तुम्हारी बात सुन सुन के हम बर्बाद हो गए। सलमान खुर्शीद साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। सलमान खुर्शीद साहब ने क्या कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से भरे हुए हैं। बुलाओ सलमान खुर्शीद साहब को, पूछो उनको, बताओ राहुल गांधी क्या सलमान खुर्शीद ने झूठ कहा या सच कहा? पूछो इन कांग्रेसियों से। तुम्हारा लीडर कह रहा है कि हमारे हाथ खून से भरे हैं। जो हाथ मेरे खून से भरा है उस हाथ को मैं थामूं, उस हाथ को वोट दूं, उस हाथ से भरोसे की उम्मीद करूं, उस हाथ से वोट उम्मीद करूं कि मेरी मदद करेगा, वो मेरी मां और बहनों की इज्जत की हिफाजत करेगा। ये आपका फैसला करना। खुद उनके लोग कह रहे हैं कि हमारे हाथ खून से भरे हुए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे भाई ये इनका असली चेहरा। सलमान खुर्शीद साहब शरीफ आदमी है तो सच्चाई को बयान कर गए, अब कांग्रेसियों के पास नहीं है। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट क्या बोल रहे? राहुल गांधी बोले मोदी जी 15 मिनट अपन आप और हम बहस कर लेंगे, 15 मिनट पार्लियामेंट बोलने दो। तो मोदी पलटा के बोले आप नामदार हैं, मैं कामदार हूं। मेरे पास मीडिया वाले आप बोलो आप क्या बोलते? क्योंकि मीडिया को जरूरी आना दूल्हे भाई से पूछने के लिए। तो मीडिया मेरे पास आई, मैं बेंगलुरु में जाके इसका जवाब दूंगा। उसका जवाब ये है राहुल गांधी और मिस्टर मोदी। राहुल गांधी को बोलिए नामदार, मोदी अपने आप को कामदार बोलो। मेरे भाई ये नाम वालों का साथ छोड़ो। 50 साल हो गए खाली नाम नाम नाम, कुछ भी नहीं करे इन्हों, खाली नाम है इनका। और इन्हों कामदार बोल रहे, इन्हों काम ही नहीं दिए, इनको काम कुछ भी नहीं है। खाली ट्रम्प के गए तो ऐसा गले लपटे ट्रम्प के, ऐसा दिख रहा था कि ईद आ गई। गाड़ी में बैठने जा रहे लपेटने ट्रम्प को।
दरवाजा खोले फिर लपट रहे। अरे कितने भाई गल्ले कितने लपेगा, ईदगाह है, व्हाइट हाउस है। तुम कामगार, अरे कौन सा काम दिए तुम? तो कर्नाटका की आवाम को, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि नामदार कामदार नहीं, एक दमदार अनवर शरीफ को कामयाब करो। एक जबरदस्त तुम्हारा सानी को कामयाब करो। और ये नामदार कामदार के लिए तुम्हारा भाई ये दोनों से मुकाबला कर रहा है। राहुल गांधी बोले 15 मिनट, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर मोदी, आई एम टेलिंग यू वाई 15 मिनट, 5 मिनट तुम दोनों मिलकर मेरे से बहस कर लो, किधर भी कर लो, दोनों मिलके बैठ जाओ, दोनों मिलके आ जाओ, तब भी तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे। अल्लाह करे मगर ये बोल रहे नामदार कामदार दमदार, अरे क्या है रे? इलेक्शन है क्या है ये?